एंजाइम किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं, न ही एंजाइम इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को भी चेंज नहीं करते, रिएक्शन को भी इंक्रीज नहीं करते। एंजाइम रिएक्शन की रेट को 10 to the power 7 से 10 to the power 20 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। So what is the role of enzyme? Enzyme neither initiates the reaction nor they changes the equilibrium of reaction. They just speed up the rate of reaction by 10 to the power 7 to 10 to the power 20 times. So mechanism में किस तरह से एंजाइम रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं? अब एंजाइम रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग डाउन the activation energy of reaction. So enzyme neither initiates the reaction nor enzyme changes the equilibrium of the reaction. They just increases the rate of reaction. How do they increases the rate of reaction? By lowering down the activation energy requirement. Activation energy क्या होती है? हर और रिएक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन. फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन टू अकर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी. दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम lower down or decreases the activation energy requirement of a reaction, by which rate of reaction automatically increases. Now for any enzyme catalyzed reaction, what is necessary? Enzyme combines with substrate to form ES complex. लास्ट क्लास ये पढ़ा था कि एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होता है और ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बाइंडिंग होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है. दिस बाइंडिंग एनर्जी इज यूज्ड टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं, एनर्जी का लिबरेशन होता है, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है. ये बाइंडिंग एनर्जी यूज होती है किस लिए? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए. सो इसलिए क्या एसेंशियलिटी है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के लिए कि ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना चाहिए. ES कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो ही बाइंडिंग एनर्जी लिबरेट होगी और इस बाइंडिंग एनर्जी से एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम की जाती है. अब ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि हर एंजाइम में एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है और उस एक्टिव साइट से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है. एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज प्रपोज की गई थी. सबसे पहली थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी. Lock and key theory. This theory was proposed by Emil Fischer. एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे बाइंड होंगे, उनकी बाइंडिंग के पीछे मैकेनिज्म क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहली थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम के एक्टिव साइट का एक प्री डिटरमाइंड शेप होता है. इस शेप में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही फिट हो सकता है. यानी इफ दिस इज एन एंजाइम मॉलिक्यूल, इसके एक्टिव साइट का एक प्री डिटरमाइंड शेप है. इस शेप में कौन सा सबस्ट्रेट फिट हो पाएगा? जिसका शेप इस एक्टिव साइट जैसा है. दिस इज सबस्ट्रेट. जब ये दोनों फिट होंगे प्रॉपरली तो ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा. दिस इज ES कॉम्प्लेक्स. This ES complex causes liberation of enzyme molecule plus product is liberated. यानी एक्टिव साइट का प्रीडिटरमाइंड शेप, इस प्रीडिटरमाइंड एक्टिव साइट में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है.
जस्ट लाइक अ लॉक जिसमें एक स्पेसिफिक शेप होता है, उसमें एक स्पेसिफिक शेप की ही फिट हो सकती है, सो दैट ES कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस। सो जब तक ये ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी लिबरेट नहीं होगी, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होगी, जिससे एंजाइम और प्रोडक्ट लिबरेट नहीं होगा। सो इस इक्वेशन से एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि एंजाइम इज लिबरेटेड एट सच एट द एंड ऑफ रिएक्शन। स्टार्टिंग में जो एंजाइम था, एंड में एंजाइम एज इट इज रहता है, सिर्फ बाइंडिंग के वक्त ES कॉम्प्लेक्स बनता है और इंटरनली सबस्ट्रेट इज वीकेंड, so that when the substrate comes out it is broken down into product. So this is first theory. इस theory से क्या clear होता है कि हर एंजाइम में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है, यानी it explains the specific nature of enzyme catalyzed reaction. Second theory is known as induced fit theory. This theory was proposed by Khosland. Induced fit theory के अकॉर्डिंग एंजाइम के एक्टिव साइट का प्रीडिटरमाइंड शेप नहीं होता. The shape undergoes conformational changes on coming it with the substrate. For example, this is an enzyme molecule. The active site is of indefinite shape. It comes in contact with a specific substrate. अब इस substrate को fit करने के लिए इस active site में conformational changes होंगे. Conformational changes कब होते हैं? जब substrate enzyme के contact में आता है. इस conformational changes की वजह से ये substrate इस active site में fit हो जाएगा and at the end किस चीज का production होगा? Enzyme at the end will be liberated as such plus product will be formed. According to induced fit theory, enzyme molecule active site has a shape, but that shape is not static. It undergoes conformational changes on coming in contact with a specific substrate. पहली थ्योरी से क्लियर होता है कि एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है, बट सेकेंड थ्योरी एक्सप्लेन्स ग्रुप स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम कि एंजाइम स्पेसिफिक सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए नहीं है, वो एक पूरे ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नेचर वाला है और इस एंजाइम मॉलिक्यूल से एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट फिट हो सकता है. सो आउट ऑफ द टू थ्योरी दिस वन इज मोर एक्सेप्टेड. Reason, it explains a broader group specificity of enzyme catalyzed